नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट अपर प्राइमरी के गणित और विज्ञान के पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। अगर आप अपर प्राइमरी के सभी सब्जेक्ट्स के साथ साथ सीटेट प्राइमरी में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी के अलावा सीटेट प्रीवियस ईयर दिसंबर 2021 के अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, गणित के शिक्षण में जीन पियाजे के ढांचे को शामिल करने के लिए शिक्षक को सम्मिलित करना चाहिए। प्रश्न हमसे जीन पियाजे के अनुसार पूछा गया है। जीन पियाजे ये मानते थे कि बच्चे सक्रिय रूप से भागीदारी करके अपने ज्ञान की रचना करते हैं, यानी वो वाला विकल्प सही होगा जिसमें सक्रिय भागीदारी होगी, कुछ करके सीखने की बात होगी। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना होगा कि करके सीखने की बात लेव वाइगोत्स्की भी करते हैं, लेकिन उनका जो था वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में था, यानी कि अंतःक्रिया के माध्यम से इंटरेक्शन करके वो सीखने की बात कर रहे थे। तो जहां पर भी समूहों की बात आएगी, ग्रुप्स की बात आएगी, समाज की बात आएगी, वो लेव वाइगोत्स्की का हो जाएगा। तो वो तो हमारा उत्तर होगा नहीं, यानी उस विकल्प को हम लोग चुनेंगे जिसमें करके सीखने की केवल बात हो रही होगी। ठीक है, पियाजे के अनुसार। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कक्षा में समूहों में विचार विमर्श करना। देखिए, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, जहां पर भी ग्रुप दिख जाए वो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार हो जाएगा। और प्रश्न हमसे जीन पियाजे के अनुसार पूछा गया था, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। दूसरा देखिए, केवल आयु विशेष समस्या समाधान कराना। यहां पर मैं बार बार कह रहा हूं कि जहां पर केवल, एकमात्र, एक ही, यही, ही जैसे शब्द आते हैं वो विकल्प को संकुचित कर देते हैं, इस वजह से ये कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, और वैसे भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, लिखा गया केवल आयु विशेष समस्या समाधान कराना, तो केवल आप एज बेस्ड एग्जाम थोड़ी सॉल्व करते हैं। ये तो एक ही प्रकार के प्रश्नों को बार बार रिपीट करने की बात हो रही है ना। तो बच्चे में बच्चा गणितीकरण तौर पर सीख पाए, मतलब अपने दैनिक जीवन में गणितीकरण उनके थिंकिंग में आ जाए, ये मेन एम होता है गणित का। केवल एक प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना कभी भी हमारा लक्ष्य नहीं होता है। और वैसे भी आप सिर्फ इतना देखिएगा, अगर केवल प्रश्न में दिया गया है, केवल विकल्प में दिया गया है, तो वो विकल्प हमेशा निगेटिव होता है। और चूंकि प्रश्न हमसे पॉजिटिव सेंस में पूछा गया था, तो ये तो हमारा उत्तर होगा नहीं, कंफर्म हो गया। ठीक है, तीसरा देखिए, समुदायों में योजनाबद्ध भ्रमण करना। देखिए, समुदाय किससे जुड़ा हुआ है? समाज से। और समाज में हम लोग क्या करते हैं? इंटरेक्शन करते हैं। तो ये सभी चीजें कोरिलेट करके आपको देखनी होंगी कि कहीं पर इंटरेक्शन जैसा कुछ फीलिंग तो नहीं आ रहा है। समुदाय में आप इंटरेक्शन नहीं करेंगे, और इंटरेक्शन जो है, अंतःक्रिया जो है, वो लेव वाइगोत्स्की का टर्म है, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, एक अवधारणा पढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में हस्त कौशल सामग्री से कार्य करना। अब यहां पर देखिए, करके सीखने की बात आ रही है, कार्य करने की बात आ रही है, इस वजह से ये जीन पियाजे के अनुसार बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी गणित पाठ्य योजना की विशेषता नहीं है? पाठ्य योजना आप लोग जानते होंगे कि कक्षा में पढ़ाने से पहले जो आप लोग प्लानिंग करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा इसकी विशेषता नहीं है, यानी निगेटिव सेंस में पूछा गया। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि यह शिक्षकों को बच्चों के सीखने की कठिनाइयों का पूर्वाभास करने और उनसे निपटने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि जो लेसन प्लान है उसमें पहले से जो प्रस्तावना प्रश्न रहते हैं उसके अनुसार डिसाइड करते हैं, और क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं बच्चों के, उसके बारे में पूरा हम लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो वहीं तो बोला जा रहा है ना कि कठिनाइयों का पूर्वाभास, यानी कि एज ए टीचर आप पहले से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को किस टॉपिक में क्या दिक्कत आ सकती है, इसी को तो पूर्वाभास बोलते हैं। यानी कि जो बच्चों को कठिनाई आएगी उसका आपको पहले से आभास हो गया, यानी आपको पहले से पूर्वाभास हो गया। तो यही तो पाठ्य योजना की एक तरीके से विशेषता है कि जो समस्याएं बच्चे को आने वाली है उसका पहले से प्लानिंग करके कि किस तरीके से उसके पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ा जाए। तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है, और प्रश्न हमसे नेगेटिव पूछा गया था, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, यह शिक्षकों को बच्चों की सीखने की जरूरतों और क्षमताओं के बारे में अंतर्दृष्टि विकसित करने में मदद करता है। तो ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। कैसे मदद करता है, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, एनसीएफ 2005 बच्चों के पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ने की बात करता है। पूर्व ज्ञान कैसे हम लोग को पता चलेगा? जब बच्चे से हम लोग प्रश्न पूछेंगे, और वो प्रश्न प्रस्तावना प्रश्न के नाम से जाने जाते हैं, जो कि आपके पाठ्य योजना का एक पार्ट होता है, इस वजह से मदद करता है। ठीक है, पहला विकल्प देखिए, यह शिक्षण को सुव्यवस्थित और व्यवस्थित बनाता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। किस प्रकार से पूरे टॉपिक को हम लोग पढ़ाएंगे, इसका एक पूरा प्लानिंग किया जाता है, यानी कि व्यवस्थित तौर पर हम लोग उस टॉपिक के बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो ये व्यवस्थित हो गया। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें विकल्प नंबर 2 की, देखिए क्या कहा जा रहा है, यह छात्रों के तत्काल
सुधारात्मक उपाय की आदत विकसित करने में मदद करता है। तत्काल यानी कि तुरंत बच्चों की, अगर बच्चे कुछ गलती कर रहे हैं तो तुरंत उसको सुधारने की बात कर रहा है। तो पाठ योजना का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो बच्चे को कक्षा में पढ़ाया जाएगा उसका प्लानिंग आप तैयार कर रहे हैं। अब बच्चे कुछ गलती कर रहे हैं तो उसमें सुधार का इससे कुछ खास रिलेशन नहीं है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे के द्वारा त्रुटि की जाती है या फिर गलती की जाती है उसको तुरंत सुधारना हमेशा निगेटिव सेंस में होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप तुरंत सुधार देंगे तो बच्चा वो कॉन्सेप्ट समझा नहीं है, हो सकता है कि कॉन्सेप्ट ना समझने की वजह से वो त्रुटि कर रहा हो, और तुरंत अगर आप सुधार देंगे तो भविष्य में भी इस प्रकार की गलती दोहराने की संभावना रहेगी। यानी कि सबसे पहले एज ए टीचर आपको उन बच्चों की गलतियों का विश्लेषण करना होता है कि कितने बच्चे कक्षा में इस प्रकार की गलती को दोहरा रहे हैं। मान लीजिए कक्षा में 50 बच्चे हैं जिसमें से 40 बच्चे यही गलती रिपीट कर रहे हैं। इससे तो यह निष्कर्ष निकलता है ना कि एज ए टीचर आपने जो विधि अपनाई थी, शिक्षण विधि अपनाई थी, वो गलत हो सकती है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी बच्चों को समझ में ही नहीं आया है और बच्चे बार बार गलती कर रहे हैं। तो ये विश्लेषण का पार्ट है जिसके माध्यम से आपको अवगत हो पाएगा कि कितने बच्चे गलती कर रहे हैं और उसमें एक्चुअली में प्रॉब्लम कहां पर है। तो अब आप प्रॉब्लम जानने के बाद से बच्चे को फीडबैक दीजिए और उसके बाद फिर से पुनः शिक्षण कराइए, और उसके बाद जब आप बच्चों को अवगत कराएंगे कि आपने ये गलती की थी और इसका सही उत्तर ये होगा, तब बच्चे के संज्ञान में वो चीजें आ चुकी हैं और अब भविष्य में इस प्रकार की गलती दोहराने की संभावना 0 रहेगी। तो ये होता है पूरा बच्चों के सुधारात्मक उपाय आदत विकसित करने का तरीका। यानी कि इस प्रकार से आप गलतियों को सुधार सकते हैं। तुरंत नहीं सुधारना चाहिए, तुरंत सुधारने की बात कर रहा था, इस वजह से ये विकल्प निगेटिव है। और चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में ही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के अध्यापक के प्रभावशाली लक्षण है? यानी कि गणित के टीचर का कौन कौन सा प्रॉपर्टी होना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि विषय वस्तु में सक्षम और आत्मविश्वासी हो। बिल्कुल सही बात है। जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा है, जो गणित पढ़ाने जा रहा है, जब उसको गणित का नॉलेज होगा तभी तो वो पढ़ा पाएगा। वहीं तो बोला जा रहा है कि विषय वस्तु यानी कंटेंट में वो बिल्कुल सक्षम है पढ़ाने के लिए, और जब सक्षम है तो कॉन्फिडेंट होगा ही होगा। यानी कि पहला विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, ये प्रॉपर्टी होना चाहिए। दूसरा देखिए क्या कहा जा रहा है, छात्रों में कार्यविधिक ज्ञान देने के योग्य है और जिससे वे प्रश्नों को हल कर सकें। अब देखिए यहां पर बच्चों को वो ज्ञान देने के योग्य है या नहीं, ये तो पहले ही विकल्प में इंक्लूडेड हो गया ना, कि जैसे कि बच्चा को ज्ञान कब दे पाएगा, जब वो टीचर खुद उसको वो ज्ञान होगा, यानी टीचर जब खुद सक्षम होगा तभी तो बच्चे को ज्ञान दे पाएगा। यानी कि दूसरा जो विकल्प है वो संकुचित है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ये पहले से विकल्प नंबर 1 में इंक्लूडेड है, क्योंकि जब टीचर सक्षम है पढ़ाने के लिए तो जाहिर सी बात है वो बच्चों को ज्ञान दे पाएगा। इस वजह से दूसरा विकल्प संकुचित है, और संकुचित होने की वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि ये पहले से ऑप्शन नंबर 1 में इंक्लूडेड है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। बात करेंगे विकल्प नंबर 3 की। देखिए कक्षा में कहा जा रहा है कि उद्दीपन वातावरण को स्थापित करता है जो अधिगम के लिए अनुकूल है। देखिए अगर केवल उद्दीपन की बात की जाती तब यह विकल्प निगेटिव होता, लेकिन कक्षा में अनुकूल करने की बात की जा रही तब यह पॉजिटिव हो गया। कैसे? ध्यान से समझिएगा। आज हम लोग रचनावाद की बात करते हैं जिसमें बच्चे अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं। तो पहले के समय में व्यवहारवादियों के समय में यह माना जाता था कि बच्चे किसी उत्प्रेरक की वजह से ही सीखते हैं, यानी कि कोई उद्दीपक होगा उससे बच्चे अनुक्रिया करके सीख रहे होंगे। लेकिन आज के बच्चे की अगर हम लोग बात करें तो वो हर चीज़ जानने के लिए व्याकुल है, क्योंकि संरचनावाद ये मानता है कि बच्चे खुद से इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं, सभी चीज़ों को जानने के लिए जिज्ञासु होते हैं, उनको किसी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती है। इस वजह से उद्दीपन केवल रहता है तब निगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पर उद्दीपन का मतलब वो वाला नहीं है कि बच्चों के व्यवहार से इसको जोड़ना है। यहां पर उद्दीपन का मतलब एक ऐसे इन्वायरमेंट की बात की जा रही है जो कि बच्चों को प्रेरित कर रहा है। जैसे कि देखिए मोटिवेशन जो होता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन, वो भी कम समय के लिए ही सही लेकिन बच्चों को प्रेरित करता है। जैसे कि कक्षा में आप किसी ऐसे सफल व्यक्ति का परिचय दीजिए या फिर जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो अपने जीवन में उनका परिचय दीजिए, तो बच्चे थोड़े समय के लिए कम से कम मोटिवेटेड होते हैं और बच्चे सोचते हैं कि मैं भी इस प्रकार से बनूंगा। उसी के सेंस में यहां पर आया कि देखिए बच्चों के सीखने के लिए अनुकूलन कर रहा है, यानी अनुकूल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो ये बच्चे के लिए पॉजिटिव होगा और इसलिए ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चौथा देखिए, नए गणितीय ज्ञान और प्रभावकारी अध्ययन योजनाओं को लगातार अनुसंधान करना। नए गणितीय ज्ञान और प्रभावकारी अध्ययन योजना यानी कि किस तरीके से बच्चों को प्रभावशाली ढंग से पढ़ाया जा सकता है, इसकी प्लानिंग करना और नए नए ज्ञान का एक तरीके से अनुसंधान करना, ये तो टीचर की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो ये विकल्प भी बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर होगा। यानी हमारा विकल्प क्या बना? ए, सी और डी। दिए गए ऑप्शन में देखिए चौथे विकल्प में बात की गई है ए, सी, डी, इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विधि
उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर से निगेटिव सेंस में पूछा गया, ध्यान से समझिएगा। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि गणितीय प्रयोगशालाओं का उपयोग, ये तो बात बिल्कुल सही है, करके सीखने की बात की जाती है। तो अब देखिए, गणित प्रयोगशाला का मतलब आप ये मत समझिएगा जैसे केमिस्ट्री में लेबोरेटरी होती है, फिजिक्स में लेबोरेटरी होती है, उस प्रकार से गणित में भी लेबोरेटरी होगा। प्रयोग करने का मतलब ये है, प्रयोगशाला कहने का मतलब ये है कि बच्चे प्रयोग करके सीख पाएं। और प्रयोग कैसे होगा? करके सीखना। तो कुछ भी अगर बच्चे गणित में करके सीख रहे हैं तो वो प्रयोगशाला के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव है ना। एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों करके सीखने पर जोर देता है, क्योंकि संरचनावाद यही मानता है। तो ये तो पॉजिटिव हो गया। इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव में पूछा गया था। दूसरा देखिए, गणितीय खेलों और पहेलियों का उपयोग, बिल्कुल सही बात है। देखिए, एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों ये कहती है कि बच्चों को खेल के माध्यम से बताना है, तो गणितीय खेल उसको सिखाने में हेल्पफुल होगा। ये पॉजिटिव हो गया, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अंतमुक्त वृत्तांत प्रश्नों का उपयोग। अंतमुक्त, इसे हम लोग ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भारत की राजधानी क्या है, तो सभी बच्चे इसका रटा हुआ जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं यही बोलूं कि भारत की गरीबी को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो अब इसमें बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग करने पड़ेगी, क्योंकि ये एक शब्द में कोई जवाब नहीं दे पाएगा, यानी अपने आप को अभिव्यक्त करेगा और अपने मौलिक विचारों के अनुसार प्रत्येक बच्चे का उत्तर अलग अलग हो सकता है। इसे ही अंत वृत्त वाले प्रश्न बोलते हैं, या फिर अंत मुक्त वाले प्रश्न बोलते हैं, जिसका एक से ज्यादा उत्तर संभव है और प्रत्येक बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग का मौका मिले। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि अगर बच्चे एक प्रश्न को अलग अलग तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं, यानी बच्चे क्रिएटिव बनेंगे। एक विधि का केवल प्रयोग नहीं कर रहे हैं, गणित की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एक विधि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि अलग अलग विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे बच्चे क्रिएटिव बनेंगे। इस वजह से ये पॉजिटिव था। और चूंकि हमसे प्रश्न निगेटिव सेंस में पूछा गया था, तो तीसरा भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, औपचारिक कलन विधि का उपयोग करना। कलन विधि यानी कि प्रोसेस, जो स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं वो बिल्कुल औपचारिक, यानी कि जो पुस्तक में दिया गया या जो टीचर ने बता दिया, बिल्कुल हम लोग रिजिड है कि उसी के माध्यम से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो ये निगेटिव होता है। क्यों? देखिए, बच्चे को क्रिएटिव बनाना है, बच्चा अपने मौलिक विचारों के माध्यम से भी सोच पाए कि इस प्रश्न का समाधान क्या हो सकता है। अब एक ही विधि से जब हम लोग बच्चे को प्रश्न का उपयोग, कलन विधि का उपयोग करने के लिए बोलते हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चा बाउंड हो जाता है, बंध जाता है कि मुझे इसी विधि का प्रयोग करना है। जब एक ही विधि के प्रयोग के लिए वो बंध गया है, तो वो चीज़ों को रटने लगता है, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को करना वो आपकी आदत बन रही है, आप नया कुछ नहीं सीख रहे हैं। इस वजह से ये निगेटिव है, और चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था, इस वजह से विकल्प नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अनुपात और समानुपात की कक्षा के बाद माध्यमिक विद्यालय के गणित के अध्यापक श्रीमान आलोक ने सोचा कि छात्रों की असमानुपाती सोचने की स्थिति को पहचानने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए एक निदान परीक्षा का संचालन करना चाहिए। इस प्रकार की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यंत प्रासंगिक है? ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहा जा रहा है कि बच्चों को पहले एक टॉपिक पढ़ाया गया, अनुपात और समानुपात। अब बच्चे अनुपात और समानुपात पढ़ाने के बाद से बच्चे क्या होता है कि सभी प्रश्नों को उसी नजरिए से देखने लगते हैं कि ये अनुपात समानुपात से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अब एज ए टीचर, एक शिक्षक जो कि आलोक है, उन्होंने क्या किया कि बच्चों का निदानात्मक परीक्षा का आयोजन किया, यानी बच्चों को आ रही समस्याओं का आकलन करने के लिए एक परीक्षा लिया, जिसमें उन्होंने एक ऐसा प्रश्न दिया जो कि अनुपात और समानुपात से नहीं जुड़ा हुआ है, यानी कि बच्चे उस एक तरीके से जो माहौल था उससे बाहर निकल पाए या नहीं, यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे प्रत्येक प्रश्न में अनुपात समानुपात ढूंढने लग रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने एक ऐसा प्रश्न दिया जो कि अनुपात समानुपात से डायरेक्टली नहीं जुड़ा था, और इसीलिए उन्होंने ये शब्द लिखा गया है कि असमानुपाती सोचने की स्थिति पहचानने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए निदानात्मक परीक्षा किया था। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसके लिए कौन सा अत्यंत प्रासंगिक है। अब बच्चे के असमानुपाती सोचने के थिंकिंग का एक तरीके से मूल्यांकन करना है, तो वो वाला प्रश्न हमारा उत्तर होगा जिसमें अनुपात समानुपात की बात नहीं हो रही होगी, तभी तो बच्चा असमानुपाती तौर पर सोच पाएगा। ठीक है, चलिए चौथा विकल्प दिया गया है। देखिए, ये प्रश्न जो है वो अनुपात समानुपात का है। ठीक है, डायरेक्टली आप लोग तिरिया गुणा करके एक्स का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्स का मान पूछा गया था, तो ये अनुपात समानुपात से जुड़ा हुआ है, तो ये तो हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रश्न में असमानुपाती तौर पर सोचने की बात की गई थी, यानी बच्चे को वो प्रश्न देना है जिसमें बच्चा अनुपात समानुपात का यूज ना कर पाए। ठीक है, तो ये तो अनुपात समानुपात का यूज कर रहा था, विकल्प नंबर 4, इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, एक विद्यालय में छात्रों का अनुपात अध्यापकों से 16:1 है, यानी 16 बच्चों पर एक शिक्षक है। यदि विद्यालय में 1248 छात्र हैं, तो यहाँ पर देखिए 1248 छात्र हैं, तो अध्यापकों की संख्या क्या होगी? तो अध्यापकों की संख्या हमसे पूछी जा रही, तो ये तो अनुपात समानुपात का क्वेश्चन हो गया ना, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरा विकल्प देखिए, एक विद्यालय में 8 छात्रों के लिए दूध के 3 डब्बे ऑर्डर किए जाते हैं। 8 छात्रों के लिए 3 ऑर्डर डब्बे किए जाते हैं। यदि विद्यालय में कुल
24 छात्र हैं, तो विद्यालय में कितने छात्र हैं? 624। तो इसके लिए कितने डिब्बों को ऑर्डर करना होगा? तो यहां पर भी ये अनुपात समानुपात का प्रश्न है, एक्स का मान हम लोग निकाल सकते हैं, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, यानी दूसरा वाला भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, सीता और सोहा एक ही फार्म में मक्का बो रही हैं। सीता ने 4 पंक्तियां और सोहा ने 6 पंक्तियां लगाई। सीता का मक्का 8 सप्ताह में तैयार हो जाता है और सोहा का मक्का तैयार होने में कितना समय लगेगा? ध्यान से समझिएगा, एक ही फॉर्म में यानी एक ही खेत में मक्का बोया गया है दोनों के द्वारा। एक ने, जो सीता थी, वो 4 पंक्तियों में बोई है और उसका जो मक्का था वो 8 सप्ताह में कंप्लीट हो रहा है। इसी प्रकार से जो सोहा है वो 6 पंक्तियों में मक्का बोई थी, तो उसका कितने सप्ताह में मक्का तैयार हो जाएगा? क्या ये इस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ये गलत है, ये समानुपात का प्रश्न नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको हिंट दिया गया है कि जब मक्का एक ही फार्म, एक ही खेत में बोया गया है, तो जो नेचुरल इन्वायरमेंट मिल रहा है वो तो बिल्कुल सेम है। जब नेचुरल इन्वायरमेंट सेम है, बारिश होगी, धूप होगी, जो भी होगा वो दोनों के लिए समान है। तो चाहे आप 4 पंक्ति में बोइए या फिर 6 पंक्ति में बोइए, जितना समय 4 पंक्ति वाले को लगेगा उतना ही समय 6 पंक्ति वाले को लगेगा। क्योंकि ये ऐसा नहीं है ना कि ये एक तरीके से अगर ये हमसे पूछा गया रहता कि 4 पंक्ति में बोने के बाद से जो अनाज निकला, यानी जो मक्का निकला, वो सीता का 8 बोरी निकला, अगर 8 बोरी रहता तो हमसे ये पूछता कि अगर सोहा ने 6 पंक्तियों में बोया तो उसका कितना अनाज, कितनी बोरी निकलेगा, तब ये अनुपात समानुपात का होता। ये सीधे केवल फसल तैयार होने की बात की जा रही है कि मक्का तैयार होने में कितना समय लगेगा। तो मक्का तो तैयार नेचुरल इन्वायरमेंट की वजह से हो रहा है ना, उसमें कहाँ समानुपात का है? आप 10 पंक्ति में बो दीजिए या फिर 50 पंक्ति में बो दीजिए, सबके लिए जब नेचुरल इन्वायरमेंट समान है तो सबको तैयार होने में उतना ही समय लगेगा। इस वजह से ये अनुपात समानुपात का प्रश्न नहीं है। और यही प्रश्न देकर के बच्चे के विचार को, सोचने की स्थिति को हम लोग पहचान सकते हैं कि बच्चा असमानुपाती वाले क्वेश्चन, यानी ऐसे प्रश्न जो कि समानुपात अनुपात से जुड़े हुए नहीं है, उसको पहचान पा रहे हैं या नहीं। और इसी को पहचानने को ही निदानात्मक परीक्षा बोलते हैं। यानी विकल्प नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। दोस्तों, यहां से विज्ञान का पेडागोजी शुरू हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में प्रेक्षण करने के संदर्भ में सही नहीं है? निगेटिव सेंस में पूछा गया। प्रेक्षण करना यानी कि ऑब्जर्वेशन की बात की जा रही है, केवल देख करके अवलोकन करने की बात की जा रही है, यानी अवलोकन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है वो हमसे पूछा जा रहा है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। यह देखना, चखना, छूना, सुनना और सूंघना सम्मिलित करता है। ऑब्जर्वेशन में निश्चित तौर पर ये सभी बातें होंगी। देख करके हम लोग चीज़ों के बारे में लेबोरेटरी में पता कर रहे होते हैं, छू करके भी, महसूस करके, तो ये सभी अवलोकन का पार्ट है। इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि कौन सा वो नहीं है, अवलोकन के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, तो ये निगेटिव सेंस में पूछा गया था और पहला पॉजिटिव था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, यह बताने पर केंद्रित होता है कि यह क्या है। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में हम लोग कुछ पता लगाते हैं कि ये आखिर कौन सा एक तरीके से पदार्थ है, तो उसका विभिन्न प्रकार के जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और उसका जो रिजल्ट निकल रहा होता है, उसका ऑब्जर्वेशन करके हम लोग बता रहे होते हैं कि ये क्या है। यानी ऑब्जर्वेशन इसमें शामिल है, ऑब्जर्वेशन से ये जुड़ा हुआ है, संदर्भित है। इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि कौन सा उसके संदर्भ में सही नहीं है। चौथा देखिए, यह किसी परिघटना के बारे में प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने में सहायता करता है। बिल्कुल सही बात है। प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? वो आंकड़े जो कि किसी भी प्रेक्षण के माध्यम से पहली बार हमको प्राप्त होते हैं, जिस पर, और द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं? जो प्राथमिक आंकड़ों का उपयोग करके किसी रिजल्ट पर हम लोग पहुंच रहे होते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी पदार्थ के बारे में हमको जानना है केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में कि ये क्या है, तो सबसे पहले हम लोग विभिन्न प्रकार के केमिकल्स उसमें मिला करके विभिन्न प्रकार के क्या रंग उत्पन्न हो रहे हैं या फिर क्या अभिक्रिया हो रही है, किस प्रकार का धुआं निकल रहा है, किस कलर का धुआं निकल रहा है, ये सभी चीज़ें हम लोग देख रहे होते हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं। तो ये जो आंकड़े हमें मिल रहे हैं वो प्राथमिक आंकड़े ही बोले जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही हो गया। चौथा विकल्प भी बिल्कुल पॉजिटिव है। इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, यह प्राकृतिक परिघटना के संदर्भ में निष्पक्ष सच्चाई देता है। तो केवल ऑब्जर्वेशन से आप नहीं कह सकते कि यह निष्पक्ष सच्चाई देता है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि देखिए, जब हमारे पास प्राथमिक आंकड़े इकट्ठा हो गए, तो कई प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा होने के बाद से उस पर जब हम लोग उसका उपयोग करके किसी रिजल्ट पर पहुंच रहे होते हैं, यानी द्वितीयक आंकड़ों की बात कर रहे होते हैं, तब हम किसी निष्पक्ष सच्चाई पर पहुंच रहे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए न्यूटन के जो 3 नियम हैं, क्या न्यूटन ने डायरेक्टली ये नियम दे दिया होगा? नहीं दिया होगा। पहले उन्होंने विभिन्न प्रकार के चीज़ों का ऑब्जर्वेशन किया होगा। ऑब्जर्वेशन के बाद उन सभी आंकड़ों को एकत्रित करके उन सभी आंकड़ों पर एक तरीके से एनालिसिस करके वो फाइनल रिजल्ट पर पहुंचे होंगे तीनों नियमों पर। ठीक है, तो ये कहना कि केवल ऑब्जर्वेशन के माध्यम से प्राकृतिक घटनाओं का निष्पक्ष वर्णन किया जा सकता है, सच्चाई किया जा सकता है, निष्पक्ष सच्चाइयाँ देता है, तो ये विकल्प निगेटिव है।
है, क्योंकि ये प्राथमिक आंकड़े केवल देता है ऑब्जर्वेशन, और जो हम निष्पक्ष सच्चाई यानी नियम तक पहुंच रहे हैं वो द्वितीयक आंकड़ों का पार्ट होता है। इस वजह से ये निगेटिव सेंस है, और चूंकि निगेटिव ही हमसे पूछा गया था, विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विज्ञान शिक्षण पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 की स्थिति पत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण और स्थानांतरीय कौशल है जो बच्चों को विज्ञान सीखना में सहायता करता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत डीपली ये प्रश्न पूछा गया है। आप एनसीएफ 2005 के बारे में जानते हैं, वो बच्चों को करके सीखने पर जोर देने की बात करता है, करके सीखने। और साथ ही साथ यहां पर एक और प्रश्न पूछा गया है, स्थानांतरणीय कौशल। स्थानांतरणीय कौशल क्या होता है? अगर एक परिस्थिति में बच्चे ने किसी कॉन्सेप्ट को सीखा है तो दूसरी परिस्थिति, उसी प्रकार की सेम परिस्थिति जब भविष्य में कभी आएगी तो बच्चा जो पहली परिस्थिति में सीखा हुआ था उसका ज्ञान अगर उसमें ट्रांसफर कर पा रहा है, यानी उसका उपयोग करके वो दूसरी परिस्थिति से कोरिलेट करके चीज़ों को सीख पा रहा है, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं कौशल का स्थानांतरण होना, यानी कि एक परिस्थिति में सीखी गई कौशल का उपयोग दूसरी परिस्थिति में करना। तो इसको ध्यान में रख करके हमको उत्तर ढूंढना है। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। देखिए ये प्रश्न पॉजिटिव सेंस में है। देखिए सीटेट के पेपर को सॉल्व करने की सबसे अच्छी विधि है कि पहले आप तय कर लीजिए कि प्रश्न पॉजिटिव में है या निगेटिव में है। तो ये तो प्रश्न पॉजिटिव में हो गया, अब ऐसे विकल्प को तुरंत हमको काट देना है जो कि निगेटिव विकल्प होंगे। और निगेटिव विकल्प कैसे पता चलते हैं? निगेटिव शब्दों से। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, चौथे विकल्प से मैं शुरुआत कर रहा हूं। कहा जा रहा है कि महान वैज्ञानिकों के योगदान को याद कर पाने की क्षमता, याद करना, रटना, ये जितने भी शब्द होते हैं वो हमेशा निगेटिव होते हैं। तो अब ये जब शब्द निगेटिव है तो पूरा विकल्प निगेटिव हो गया, तो ये निगेटिव सेंस में हो गया। जब निगेटिव हो गया और प्रश्न हमसे पॉजिटिव सेंस में पूछा गया था तो ये तो उत्तर होगा नहीं। दूसरा देखिए, समस्याओं को सुलझाने के लिए सूत्रों को याद करने की क्षमता। देखिए सूत्र अपने आप में निगेटिव है, क्यों? देखिए यहां पर आपको एक और टर्म मिला है याद, तो वैसे ही आपका ये विकल्प निगेटिव हो गया। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ताकि चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो पाए। देखिए याद करना तो निगेटिव है, साथ ही साथ सूत्र भी निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि सूत्र जो होता है वो डायरेक्टली बच्चों को सूत्र याद करके उसका उपयोग करने के लिए देता है। लेकिन मान लीजिए मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, जैसे कि एक आयत है, एक आयत का परिमाप अगर आप बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे रटे हुए हैं कि 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। अब मान लीजिए कि बच्चे से पूछा जाए कि ये सूत्र आया कहां से, तो हो सकता है बच्चा ना बता पाए। लेकिन अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि जो परिमाप होता है वो आकृति के सभी भुजाओं का योग होता है, तो यहां पर एक लंबाई हो गई, यहां पर एक लंबाई हो गई, यानी 2 बार लंबाई को जोड़ा गया है। यहां पर एक चौड़ाई हो गया, यहां पर एक चौड़ाई हो गया, यानी 2 बार चौड़ाई को जोड़ा गया है। यानी कि देखिए यहां पर l + l 2l और b + b 2b, तो 2l + 2b हुआ। अब इसमें से 2 मैं कॉमन ले रहा हूं तो l + b, यानी कि ये वाला चीज जो है वो परिमाप के जो साधारण अवधारणा है उससे निकल करके आया है। ठीक है, तो अगर बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सूत्र याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मान लीजिए सूत्र क्या होता है ना कि वो बच्चे को केवल फाइनल आउटपुट बताता है, वो फाइनल आउटपुट आया कहां से, यानी करके सीखने पर जोर नहीं देता है। इस वजह से सूत्र को निगेटिव माना जाता है और इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि देखिए 4 विकल्प में तो 2 विकल्प हमारा पहले ही गलत हो गया, चौथा और दूसरा बचे 2 विकल्प। पहले विकल्प की मैं बात करता हूं। देखिए वैज्ञानिक तथ्यों को सीखने की क्षमता, आपको लग रहा होगा कि सीखने की क्षमता है तो ये पॉजिटिव सेंस में है, लेकिन फिर भी ये निगेटिव है। आगे आपको पता चलेगा। मैं पहले तीसरे वाले विकल्प की बात कर लेता हूं। कहा जा रहा है कि वैज्ञानिक जांच पड़ताल की प्रक्रिया को समझने की क्षमता। यहां पर देखिए जांच पड़ताल की बात की जा रही है। जांच पड़ताल हम लोग कैसे करते हैं? खुद करके, जब चीजों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। और पहले विकल्प को देखिए, केवल कहा जा रहा है कि तथ्यों को सीखना। तथ्य यानी कि जो वैज्ञानिक नियम दे दिए गए, जैसे कि न्यूटन के नियम की बात की जा रही है, तो न्यूटन का जो नियम दे दिया गया बस उसको सीखने की बात की जा रही है। तथ्य यानी नियम सीखने की बात की जा रही है। वो नियम आया कहां से ये हमें जांच पड़ताल से पता चलेगा। यानी जो तीसरा विकल्प है वो करके सीखने पर जोर दे रहा है, और पहला जो विकल्प है वो सिर्फ चीजों को एक तरीके से पढ़ने और उसको अडॉप्ट करने की बात कर रहा है। तो आज हम लोग संरचनावाद की बात करते हैं, जिसमें बच्चे ज्ञान के प्राप्त करता नहीं है बल्कि वो अपने ज्ञान के निर्माण करता है सक्रिय भागीदारी के माध्यम से, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में स्पष्ट हो रहा है। और पहला जो विकल्प है वो केवल प्राप्तकर्ता के तौर पर है, ज्ञान का प्राप्तकर्ता, यानी कि जो इंफॉर्मेशन हमें दिया गया हमने सिर्फ उसको रिसीव कर लिया, यानी तथ्यों को, सिर्फ नियम को हमने सीखा। इस वजह से ये निगेटिव हो गया। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जब हम यह कहते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी है तो उससे हमारा अभिप्राय क्या है? देखिए वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी बोला जाता है तो इसका क्या अभिप्राय है ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए इसका मतलब ये होता है कि विज्ञान लगातार परिवर्तन वाला विषय है, क्योंकि लगातार विज्ञान में खोज होते रहे। जैसे कि मान लीजिए जब नाभिक की खोज की गई थी तो विभिन्न प्रकार के जो साइंटिस्ट थे वो अपना अपना थियरी दे रहे थे, लेकिन बाद में उन सभी थियरीज को गलत करते हुए आगे के साइंटिस्ट ने अपना इस प्रकार का थियरी दिया। तो पहले जो अवधारणा थी या जितना खोज हो चुका था उसी के आधार पर जो साइंटिस्ट थे वो अपना थियरी देते हैं, और उसके बाद से जब उसमें आगे कुछ नया प्रोग्रेस होता है, कुछ नई चीज़ें मिलती हैं, कुछ नया विचार आता है और उसका साइंटिफिक प्रूफ होता है, तो वो थियरी बदल जाती है। यानी अब लेटेस्ट वाले थियरी को हम लोग मान लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा
एक तरीके से सटीक है। इस वजह से ये कहना कि जो वैज्ञानिक ज्ञान होता है वो अस्थायी होता है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वैज्ञानिक लगातार खोज कर रहे होते हैं, नए नए चीज़ों को खोज रहे होते हैं, और जो नया तथ्य हमें मिल गया तो हम पुराने वाले तथ्य को छोड़ देंगे, यानी पुराना वाला तथ्य अस्थायी था और अब नए वाले तथ्य पर हमारी निर्भरता बढ़ेगी। और मान लीजिए भविष्य में जाकर के ये नया तथ्य भी चेंज हो गया, यानी कि नए और ज़्यादा आविष्कार हो गए, नए और ज़्यादा चीज़ें खोजी गई, तो ये वाला तथ्य भी बदल जाएगा। अब आने वाला जो नया तथ्य होगा वो मान्य हो जाएगा, यानी कि जो तथ्य हैं वो पूरी तरीके से अस्थायी हैं, क्योंकि ये वैज्ञानिक खोजों पर आधारित होते हैं। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया है कि जो ये स्टेटमेंट दिया गया था कि जो वैज्ञानिक तथ्य होते हैं वो एक तरीके से अस्थायी होते हैं, तो इसका क्या मतलब है, उस सेंस में प्रश्न था। तो पहला दिया गया है कि ये मतलब है कि वर्तमान वैज्ञानिक सिद्धांत निर्भरता के लायक नहीं है या सारहीन है। तो ये विकल्प निगेटिव है। कैसे निगेटिव है, देखिए, जब नाभिक के संदर्भ में पहली बार जब एक तरीके से जो स्टेटमेंट दिया गया था वैज्ञानिक के द्वारा, तो उस समय तक उतना ही केवल ज्ञान था और उसको हम लोग सही मान करके चल रहे थे, यानी उस पर निर्भरता थी। और आगे के जो भी वैज्ञानिक कुछ खोज करते हैं तो उसको आधार बना करके ही खोज कर रहे होते हैं। तो ये कहना कि वो उस पर निर्भरता के लायक नहीं है या फिर सारहीन है, तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि जितना खोज हुआ है उसके हिसाब से वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और उस पर निर्भर होकर के ही आगे के ज्ञान की खोज की जाती है। तो ये कहना कि उस पर निर्भरता के लायक नहीं है, निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए कि वैज्ञानिक ज्ञान विश्वसनीय और टिकाऊ नहीं है, तो यह भी विकल्प निगेटिव है। जब जितना खोज हुआ है उसके अनुसार वो बिल्कुल विश्वसनीय माना जाएगा। भविष्य में उससे आगे की अगर चीजें खोज हो रही हैं तो निश्चित तौर पर उसमें अपडेट किया जाएगा, लेकिन तब तक के लिए वो पूरी तरीके से विश्वसनीय माना जाता है। ठीक है, तो यह विकल्प निगेटिव हो गया। चौथा देखिए कि वैज्ञानिक ज्ञान आमतौर पर शाश्वत और अटल है। अगर अटल होता तो उसमें परिवर्तन कहां होता, शाश्वत सत्य होता या फिर अटल होता कि रिजिड होता कि नहीं ये बिल्कुल सही है, तो उसमें कुछ परिवर्तन ही नहीं होता। नाभिक के बारे में जब पहले साइंटिस्ट के द्वारा कुछ स्टेटमेंट दिया गया तो उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होना चाहिए अगर वो अटल होता तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए। इसका मतलब यह है कि विद्यमान यानी कि जो वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान नए सबूतों के प्रकाश में संशोधित हो सकता है। इसी की मैं बात कर रहा था कि अगर आज के समय में कुछ साइंटिफिक चीजें हैं, कुछ नियम हैं, तो अगर भविष्य में जाकर के इसके और ज्यादा आगे कुछ परिवर्तन जैसे सबूत मिलते हैं तो उसमें संशोधन हो सकता है, करेक्शन हो सकता है। यही विकल्प नंबर 3 में बोला गया और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, कक्षा 8 में विद्युत विषय पढ़ाते समय शिक्षक ने कहा थॉमस एडिसन ने प्रकाश बल्ब के तंतु के निर्माण के लिए हजारों बार प्रयोग किए। निम्न में से कौन से पहलू शिक्षा के उपरोक्त कथन पर अधिक बल दे रहा है। देखिए, हजारों बार प्रयोग करना यानी अपने अनुभव से सीखना, अपने अनुभव को सिद्ध करना। तो ये क्या हो रहा है, देखिए विकल्प नंबर 3 में बात की गई विज्ञान की अनुभव सिद्ध प्रकृति, यानी अपने जब बार बार वो 1000 बार प्रयोग किए होंगे तो जाहिर सी बात है उनको 1000 अनुभव हुआ होगा, यानी अपने अनुभव के आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना, उसे ही कहा जाता है अनुभव सिद्ध प्रकृति। और ये विज्ञान की अनुभव सिद्ध प्रकृति की तरफ इशारा कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक शिक्षक छात्रों में वैज्ञानिक उद्यम के सार को निम्नलिखित कार्यनीतियों द्वारा विकसित यानी मन में बैठा सकता है। इसके सिवाय यानी कि निगेटिव सेंस में प्रश्न पूछा गया है, तो निगेटिव वाला विकल्प हमारा उत्तर होगा। देखिए, वैज्ञानिक उद्यम, वैज्ञानिक तथ्य को बच्चों को सिखाना है, ठीक है, तो कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि सिखाने में मदद नहीं करेगा। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों छात्रों को विभिन्न वैज्ञानिक तरीकों से परिचित कराना चाहिए। पॉजिटिव सेंस में हमारा उत्तर नहीं होगा। विज्ञान की प्रकृति को शिक्षण अधिगम की एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विज्ञान का जैसा नेचर है उसको शिक्षण अधिगम प्रकृति में शामिल करना चाहिए, अभिन्न अंग बनाना चाहिए। जाहिर सी बात है उसकी प्रकृति के अनुसार ही बच्चों को शिक्षा दी जा सकती है। यानी अगर करके सीखने वाला सब्जेक्ट है, जैसे विज्ञान करके सीखने वाला सब्जेक्ट है, तो उसको उसी प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए, उसका अभिन्न अंग बनाना जाना चाहिए, ये बोला जा रहा है। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, वैज्ञानिक अवधारणाओं के विकास के लिए ऐतिहासिक पहलुओं पर जोर दिया जाना चाहिए। ऐतिहासिक पहलू क्या हो गया, ऐतिहासिक पहलू ये हो गया कि जो हमारे पहले के साइंटिस्ट थे उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिया या फिर जो भी प्रयोग किए वो सब ऐतिहासिक पहलू हो चुका है। इतिहास क्या होता है, जो हमारा समय बीत चुका है वो इतिहास बन गया। तो अब उन पर, उनके विभिन्न पहलुओं पर जब जोर दिया जाएगा, यानी कि वैज्ञानिक अवधारणा हमारे अंदर विकसित हो रही है कि किस प्रकार से वो चीज़ों को बनाए थे, किस प्रकार से वो चीज़ों को कोरिलेट कर रहे थे एक दूसरे से, एक करके, और एक फाइनल निष्कर्ष पर पहुंचे थे। तो ये वैज्ञानिक अवधारणा बनाने का बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में है, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, छात्रों से अपेक्षित
हो कि वे तथ्यों को याद रखें और आवश्यकता पड़ने पर उसे प्रस्तुत कर दें। तो ये निगेटिव होता है। एनसीएफ 2005 बच्चों को याद करना, रटना, ये सभी शब्दों को निषेध किया गया, क्योंकि आज हम लोग रचनावाद की बात करते हैं जिसमें रटने पर जोर नहीं दिया जाता है बल्कि करके सीखने पर जोर दिया जाता है। प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था और यह विकल्प निगेटिव है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। दोस्तों, गणित और विज्ञान अपर प्राइमरी सीटेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी के साथ साथ प्राइमरी के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी के साथ अपर प्राइमरी और प्राइमरी के सभी शिफ्टों सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।